नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। आप अगर एमए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं या फिर एमए के किसी भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो आपको इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए कि आप उस क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं जहाँ पर मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल की टीचर की योग्यताएँ होती है। अब आपके पास ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को इतना एलिजिबल बनाएं कि आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकें या फिर किसी विषय पर रिसर्च कर सकें। इसीलिए कहने का ये मतलब है कि इतिहास के ज़्यादातर बिंदुओं पर आपको खुद से सोचकर लिखने की आवश्यकता होनी चाहिए और ऐसी कला आपको आनी चाहिए। जैसे महिलाओं की स्थिति, तो इसका इंट्रो आप खुद से लिख सकते हैं कि कैसे समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न रही है हमेशा से, कैसे पुरुषों के अधीन उन्हें रखा जाता रहा है। अक्सर इतिहास में उन्हीं पहलुओं को या फिर उन्हीं पक्षों को, समाज के उन्हीं हिस्सों को दबाया जाता है जो दूसरों के अधीन होते हैं। जैसे कि हम बात करें एलजीबीटीक्यू समाज की, तो समाज के अन्य हिस्सों पर अधीन है। यही कारण है कि उनका हर फैसला समाज मिलकर करना चाहता है। उनके शारीरिक संबंधों की बात करें या फिर उनके विवाहों की बात करें, उनके निजी जीवन पर भी समाज का काफ़ी अच्छा खासा दखल है। उसी तरह जब हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाएं जो कि प्रारंभ से ही पारिवारिक रही हैं और घरेलू होने के कारण वे समाज में या फिर पुरुष प्रधान समाज के नीचे दबी रही हैं, जिसके कारण पुरुष और समाज ये तय करना चाहता है कि महिलाएं क्या पहनेंगी, महिलाएं कैसे रहेंगी, और उनका रहन सहन, खान पान, उनकी संस्कृति, उनका जीवन, हर कुछ पर पुरुष अधिकार करना चाहता है। यही कारण है कि अगर कोई पुरुष लुंगी पहनकर या फिर अंडरवियर पहनकर भी पूरे शहर में घूमे, तो यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर कोई लड़की या कोई महिला स्कर्ट पहनकर या फिर कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहनकर घूमे, तो पूरे समाज को आपत्ति होगी। और अगर भविष्य में उस महिला के साथ कुछ गलत होता है, रेप होता है या मर्डर होता है, तो लोग न उस दोषी को दोष देंगे बल्कि उस महिला को भी दोष देंगे और कहेंगे कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे जिसके कारण उसके साथ तो होना ही था। तो इस तरह से कुछ आपको भी सोचना है। तो देखिए महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमन, अगर आधुनिक भारत का इतिहास आपके सिलेबस में एक पेपर है, तो उस पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महिलाओं की स्थिति, ये वीडियो आपका कवर करेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ना कि लाइन बाय लाइन पढ़ने का। इसीलिए अगर आपको लगे कि आपको ये पूरा पढ़ना है या फिर लिखना है, तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ अवेलेबल करवाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियोस बनाने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। पीडीएफ बनाना मेरा अभी थोड़ा उतना ठीक आता नहीं है। देखिए आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमन इन मॉडर्न पीरियड। हिंदू स्त्रियों की स्थिति देखते हैं। अब इसको बेहतर, आपके क्वेश्चन को थोड़ा लंबा अगर आपको करना है, 5 नंबर में आ रहा है, तो आपको हिंदू स्त्रियों की स्थिति या फिर दलित स्त्रियों की स्थिति, मुस्लिम समाज की महिलाओं की स्थिति, इस तरह से आपको धार्मिक विभाजन करना है। इससे आपका उत्तर ज़्यादा स्पष्ट होगा और ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन अगर यह 2 नंबर में पूछा जा रहा है, तो फिर आपको दोनों का मिलाकर लिखना है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दियों में स्त्रियों की स्थिति गिरी हुई थी। उनको पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था। उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सवर्ण हिंदुओं में तो उनके घरों की चार दीवारी के बाहर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने पर प्रतिबंध था, किंतु खेती, हर शिल्पी तथा कामदार जातियों की स्त्रियां पुरुषों के समान कृषि, शिल्पकला आदि के क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्ण काम करती थी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जब मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष होता है और शिवाजी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो उस समय की जो महाराष्ट्र की सामाजिक स्थिति होती है, चूँकि महाराज बहुत
पिछड़ा राज्य होता है और वहाँ पर सभी खेती हर परिवार होते हैं, जिसके कारण हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में काफ़ी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ खेतों में काम करने जाती है, महिलाएं भी उनके साथ में भजन गायन में भाग लेती है, नृत्य करती है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी समानता महाराष्ट्रियन संस्कृति में उस समय देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे मराठा साम्राज्य के दौर में संपन्नता आती जाती है, पेशवाओं का काल आते जाता है, वैसे ही वहाँ पर भी सामाजिक बंधन बंधने शुरू हो जाते हैं और महिलाओं को चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर थी, वहाँ पर महिलाओं के ऊपर सामाजिक दबाव ज़्यादा था, और जिन जनजातियों में, जिन क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर थी, वहाँ पर पुरुष भी काम करते थे और महिलाएं भी काम करते थे। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति भी, संस्कृति को भूगोल भी और राजनीतिक स्थिति भी किसी संस्कृति के बनाने, किसी समाज के बनने बिगड़ने में बहुत भूमिका निभाता है। दोस्तों, हिंदू समाज में अनेक ऐसी कुप्रथाएं थी जिसके कारण हिंदुओं की दशा और भी, हिंदू स्त्रियों की दशा और भी खराब होती जा रही थी। उदाहरण के लिए देखिए, बाल विवाह जो आज भी चलता है कई मामलों में, दहेज प्रथा जो आज भी चलती है। हम इतना पढ़ लिख लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सिखाता क्या है। मैं जब कॉलेज में जाता हूँ, जैसे अभी हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे MA 4th सेम के, तो मेरे साइड में फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे थे। उन्हें एग्ज़ाम का नाम तक नहीं पता था कि उनका एग्ज़ाम कौन सा है। वे इतने डरे हुए थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो हमें ठीक से बोलना तक नहीं सिखा पाता, तो क्या इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। ठीक इसी तरह कई ऐसी प्रथा है, जैसे इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी हम ये कहते हैं कि हम दहेज तो नहीं लेंगे पिताजी, लेकिन बस आप इतनी सी ख्वाहिश है कि आप लड़की के साथ में ये कार में बिठाकर आप हमारे घर पहुंचा दीजिए। तो इस तरह से आज भी कुछ गँवार ऐसे हमें समाज में मिलते हैं जो पढ़ लिख लेने के बाद भी उस एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू नहीं करते हैं और उनका नैतिक विकास नहीं होता है। इसलिए समाज हमारा आगे नहीं बढ़ता है, सरकारें ही क्या कर सकती है। बहुविवाह प्रथा ये आता है, फिर विधवा विवाह न होना और आदि विधवाओं का विवाह न होना और आदि ऐसी स्त्रियों की दशा शोचनीय बना दी जाती है। अब आप सोचिए, किसी लड़की की शादी 7-8 साल की उम्र में हो जाती है और उसका 9-10 साल का पति लॉलीपॉप खाते खाते लॉलीपॉप अटका लेता है और मर जाता है। अब सोचिए, वो 7-8 साल से उसकी ताउम्र वो विधवा की तरह सफ़ेद साड़ी पहनकर रहेगी। वो किसी धार्मिक आयोजन में नहीं जा सकती, लोग उससे बहुत दूरी बनाकर रखेंगे कि अछूत है, बच्चों को उसके पास नहीं जाने देंगे। अब सोचिए, क्या उसके मन में कभी विचार नहीं आएगा कि उसका भी एक हस्बैंड होता, उसके भी बच्चे होते, उसका भी परिवार होता, वो भी कहीं घूमने जाती, उसकी ज़िंदगी में भी रोमांस होता। लेकिन अब सब कुछ गुमनाम हो जाएगा। इस तरह से समाज की कई सारी महिलाओं को बाल विवाह में उसके बाद विधवा की तरह जीवन जीना पड़ता था, और कई मामलों में इस समय भी सती प्रथा भी थी, जब तक कि राजा राम मोहन राय ने सरकार के जरिए उस पर प्रतिबंध न लगाया। प्रतिबंध के बाद भी कई मामलों में सती प्रथा देखी जा सकती थी। तो इस तरह से हम महिलाओं की स्थितियों को देख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे महिलाओं की क्या स्थिति थी। वे केवल माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बधू के रूप में, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में समाज का हिस्सा थी। उनकी पर्टिकुलर कोई पहचान नहीं थी, उनका एक जेंडर बेस कोई पहचान नहीं थी कि हाँ, ये महिला है, समाज के इस क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वीडियो के साथ साथ ये इस बात को भी आप अपने एग्ज़ाम में, अपने आंसर में नोट कर सकते हैं कि जो समाज होता है वो 3 सिस्टम से चलता है। पहला होता है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की जो होता है वो होता है पितृसत्तात्मक प्रधान, जिसकी वजह से महिलाओं की जर्जर स्थिति हुई, यानी कि पुरुष समाज का प्रतिनिधि होता है। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि कमाने वाला पुरुष होता है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग का काम भी उसका होता है। दूसरा होता है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की होता है मातृ सत्तात्मक
समाज, जैसे कि हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं तो वहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार हमें देखने को मिलते हैं। सातवाहन वंश के जो शासक थे वे अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे, यानी कि वो भी मातृसत्तात्मक वंश था। तो इस तरह से जहाँ पर महिलाओं की चलती है और वे परिवार की मुखिया होती है, वे मातृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। तो यहाँ पर समाज के लिए मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों ही परिवार खतरनाक होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति अगर डिसीजन ले रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हर डिसीजन सही लेगा, कुछ उसके निर्णय गलत भी हो सकते हैं। साथ ही एक जो तीसरा समाज होता है वो होता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है, फेमिनिज्म सुनने में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं का पक्षधर है। फेमिनिज्म का मतलब होता है महिला और पुरुष, जैसे एक गाड़ी में दो टायर होते हैं और दोनों टायरों के बगैर वो गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह समाज के दो पहलू हैं, एक है महिला, दूसरा है पुरुष, और दोनों के बगैर समाज नहीं चल सकता है। इसीलिए अगर किसी परिवार को बेहतर बनाना है तो वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों का समान भागीदारी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से फेमिनिज्म, जिस समाज में फेमिनिज्म का प्रभाव होता है वो समाज बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप मेरी बातों को सुनकर ये ना समझे कि मैं क्या बकवास करे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर तो ऐसे ऊपर नीचे कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा ही नहीं रहा हूँ। तो भैया ये ध्यान देना बहन भाइयों कि मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे अच्छा मैं ठीक नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर किसी भी तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हिंदू स्त्रियों की निम्न स्थिति के क्या कारण थे, जैसे हमने उन पॉइंट्स में देखा। ब्राह्मणवाद में जो महिलाएं थीं, अब हम ये देखते हैं कि दलितों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। शोषण समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हुआ तो महिलाओं का हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के घर की महिला भी शूद्र के समान समझी जाती थी और शूद्र के घर की महिला तो और निम्न स्तर की समझी जाती थी। आपके साथ जब चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको जब चाहे कहीं भी फेंक सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आज जब समाज की स्थिति बहुत अच्छी है तब भी आप सोचिए, किसी से पूछ के देखते हैं कि आज भी मैरिटल रेप जैसी समस्याएं हमारे घर में आती है। अगर आप लड़की हैं या फिर आप लड़के हैं तो आप अपनी बहन, अपनी मम्मी या फिर उन महिलाओं जिसके करीब में आप बहुत ज़्यादा हैं उनसे कभी पूछ के देखना क्या आपके साथ में कभी मैरिटल रेप हुआ है। मैरिटल रेप का मतलब ये है कि पत्नी के बिना इच्छा उसके साथ में सेक्स करना। अब ये कानून के खिलाफ तो नहीं है, यहाँ पर ये घरेलू हिंसा का केस ही बनेगा। इसमें मैरिटल रेप में केस हो ऐसा कोई प्रावधान सरकार के द्वारा है नहीं, हालांकि इसकी डिमांड की जा रही है। तो आप कभी किसी अपनी मम्मी से, अपनी बहन से या फिर जिनके करीब आप हैं और जिनसे आप खुलकर बात कर पाते हैं उनसे पूछ कर देखना कि आपके पति ने कभी आपके साथ में आपकी बिना इजाज़त सेक्स किया है या फिर शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया है। तो आपको जवाब हाँ ही मिलेगा, क्योंकि समाज में बहुत बड़ा रेशियो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ब्राह्मणवाद में हमने देखा कि कैसे महिलाओं को निम्न समझा जाता था। इसके बाद में स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता, जो जैसे कि हमने देखा कि महिलाएं पुरुषों के अधीन होती थी, अपने पुत्र, अपने पिता, अपने भाई के अधीन होती थी। तो यहाँ पर पुरुष जो होते थे वो परिवार का भरण पोषण करते थे, जिसके कारण उन्हें भर्ता कहा गया है। और भर्ता महिलाओं का ये बनाया करते थे। तो यहाँ पर जो स्त्रियाँ थी अगर वे घर से बाहर जाकर नौकरी करें तो ये पारिवारिक सम्मान के विरुद्ध समझा जाता था, क्योंकि अगर एक आदमी कमा रहा है और दूसरी महिला काम करने जा रही है तो उसके मन में ख्याल आएगा कि ये काम करने जाएगी, ये मुझसे ज़्यादा कमाएगी, तो फिर यहाँ पर दोनों में झगड़े शुरू हो सकते थे। इसलिए समाज ने ऐसा नियम बना लिया था कि महिला नहीं जाएगी, ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है। तीसरा आता है परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप। पूरा परिवार पिता पर निर्भर होता था और पिता की डिसीजन हमेशा अपने जेंडर के खिलाफ ही होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उससे ऊपर कोई जाए, उससे ऊपर कोई सुप्रीम बने। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो संपत्ति के अधिकार हों या फिर किसी को नियंत्रित करने का अधिकार हो, पूरे पुरुष के पास यहाँ पर हुआ करते थे। इसके बाद में देखिए कन्यादान का आदर्श। कन्यादान का आदर्श यानी कि पिता को अपनी इच्छा से चुने हुए वर को अपनी कन्या का दान करना होता था। कन्यादान मतलब कि अपनी कन्या का दान कर देना। तो यहाँ पर शादी किससे होगी ये डिसाइड करेंगे पिताजी। जबकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है कि जो दुनिया की अलग अलग संस्कृति है वो
जीरो से लेकर आगे बढ़ी है, कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ी है और आज वो डेवलप्ड है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि जहाँ पर हम वैदिक काल में, जहाँ पर हम मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी थी, उन्हें अपना पति चुनने का अधिकार था, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, सभी प्रकार की विवाह की वैलिडिटी थी, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, बहुत सारी शादियाँ महिलाएं भी कर सकती थी अगर पुरुष कर रहे हैं तो। इस तरह की बहुत सारी अच्छी सिस्टम थे। लेकिन समय के साथ साथ ब्राह्मणवाद, जो कि केवल एक जैसे कि हम देखते हैं कि जो सेना का काम करते थे, जो सैनिक थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, वो, और जो निम्न मोची ओची होते थे, सिलाई करने वाले होते थे, छोटे व्यक्ति होते थे, वो शूद्र कहलाते थे। उसी तरह जो व्यापारी होते थे वो वैश्य कहलाते थे। इसी तरह जो ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ते थे, पूजा पाठ करवाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों ने इस सिस्टम को समाज की रगों में फैला दिया और इस सिस्टम को जन्मजात बना दिया। ब्राह्मणों ने अपने आप को बड़ा बनाते बनाते उन्होंने समाज का सिस्टम ऐसा कर दिया कि सिर्फ वे ही सुप्रीम थे, उनके अलावा कोई भी नहीं था। और इसमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पुरुषों ने भी अपने नीचे कौन हो तो उन्होंने महिलाओं को नीचे लाकर खड़ा कर दिया। कुलीन विवाह, यहाँ पर कुलीन विवाह प्रथा भी स्त्रियों की निम्न स्थिति होने का मुख्य कारण है। इस प्रथा के अंतर्गत लड़की का विवाह अपने बराबर या उच्च कुलों में ही करना होता था, जबकि लड़कों को अपने से नीचे कुलों में विवाह करने की छूट थी। यानी कि जो लड़की है वो या तो अपने कुल में विवाह कर सकती है या फिर अपने से ऊंचे कुल में, लेकिन नीचे कुल में वो किसी भी हालत में विवाह नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती थी। फिर अगला आता है बाल विवाह। बाल विवाह से इसका नुकसान ये होता था कि एक तो बचपन से ही उसका जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो पाता था, ऊपर से जो सेक्सुअल एक्टिविटी के चलते उसका शरीर और कमज़ोर हो जाता था, और वो 9-10 साल से ही या फिर 15 साल से ही बच्चे पैदा करने शुरू कर देती थी। और फिर इस तरह से उसका जीवन बहुत ही समस्याओं से जूझता था। एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, इस तरह से ये दौर चलता जाता था और बहुत सारे बच्चों को जन्म देने के कारण वो बहुत कमज़ोर रहती थी। साथ ही बचपन में ही विवाह हो जाने के कारण उसकी शिक्षा की कोई भी इंतजामात हमें देखने को नहीं मिलते। उसके बाद में देखिए संयुक्त परिवार प्रणाली, जहाँ पर श्री एम पर्रिकर कहते हैं स्त्रियों की सामाजिक स्थिति संयुक्त प्रणाली के कारण भी निम्न है। पुरुषों को ही संपत्ति संबंधी और अन्य सामाजिक अधिकार मिले होते हैं। स्त्रियों को दब ढक कर रहना पारिवारिक सम्मान समझा जाता है। विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। ये सभी बातें स्त्रियों की स्थिति को नीचा गिराने में सहायक है। साथ ही अगला पॉइंट आता है अशिक्षा। यहाँ पर अशिक्षा होने के कारण उन्हें समाज की व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं होती थी, उनके पास में तर्क नहीं होते थे और वे विरोध नहीं कर पाती थी। सवाल पूछने की उनके अंदर हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस शिक्षा ला सकती थी वो शिक्षा उनके जीवन में थी ही नहीं, जिसके चलते महिलाओं की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। बचपन से ही महिलाओं को पितृग्रह और पतिग्रह में पति को देवता समझने और पूजने के उपदेश दिए जाते थे। घर की चार दीवारी के बीच रहकर सबकी सेवा करते हुए जीवन बिता देने के ही आदर्श कार्य मानती थी। यही एकमात्र शिक्षा हिंदू स्त्रियों को मिलती थी। इसी शिक्षा में उनका लालन पालन होता था। 2 सहस्त्राब्दियों से हिंदू नारी इसी परंपरा में पल रही थी, जो कि उनकी निम्न स्थिति का एक सुदृढ़ कारण माना गया था। उन्हें ये बता दिया गया था, जिस तरह हम आजकल कुछ टुच्चे बाबाओं को देखते हैं, कुछ कहते हैं कि हम इन भगवान के अवतार हैं, उन भगवान के अवतार हैं, और लोग उन्हें मानने भी लगते हैं। उसी तरह से जो ब्राह्मण थे उन्होंने महिलाओं को बता दिए थे और समाज में ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया था कि जो आपके पति हैं वही क्या है, आपके पालनहारता है, वही आपके स्वामी हैं। भगवान दूसरों के लिए हैं, लेकिन आपके लिए आपके पति ही भगवान हैं। जबकि पति को क्या बताया जाता था कि औरत तेरे पैर की जूती है, ये नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और सही। ये फिर वो विकास दुबे की इतनी सर वाली लाइन यहाँ पर पुरुष के लिए चिपका दी जाती थी कि
तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इस तरह से जो लाइन है। लेकिन पुरुष पत्नी के लिए क्या होती थी, यही सही, यही सही, यही सही, ये नहीं तो कोई नहीं, इस तरह से महिलाओं के लिए ट्रीट किया जाता था। तो आप अगर आपने समाज को ठीक से समझा है, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप आसपास के समाज में देखते हैं अपनी माताओं की स्थिति या फिर अपने घर की स्थिति ठीक है, तो दूसरे लोगों की स्थिति देखिए। वर्तमान समाज की स्थिति भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। यहाँ पर अगर 100% खराब थी तो अभी हम कह सकते हैं कि 40% तो अभी भी खराब ही है महिलाओं की स्थिति भारत में। तो आप वर्तमान स्थिति के आधार पर भी महिलाओं की स्थिति को सोच कर लिख सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी रटनी होंगी या पूरे पॉइंट्स रटने होंगे, आप लिख सकते हैं। देखिए, मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति, आधुनिक युग में मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति हिंदू स्त्रियों की अपेक्षा अच्छी थी। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में बनाने वाला था ताकि आपके ऊपर कोई बोझ ना आए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पहले मैं बताऊंगा हिंदू स्त्रियों की स्थिति, फिर मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति, फिर उनको सुधारने के प्रयास। तो इस तरह से 3 वीडियो बनाता। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में निपटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो से बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए और फिर वीडियो को देखिए। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति को देखिए। आधुनिक युग में मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति हिंदू स्त्रियों की अपेक्षा अच्छी थी। मुसलमानों में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। उनका विवाह 15 वर्ष की आयु के बाद ही हो सकता था। मुस्लिम स्त्रियों में विवाह तब तक नहीं हो सकता था जब तक लड़की की उस पर स्वीकृति न मिल जाए। और हालांकि ये बात ज़्यादा सच हमें समझ में नहीं आती है, या आप भी सोच सकते हैं। लड़की की बिना स्वीकृति के विवाह संभव नहीं था। मुस्लिम स्त्रियों को विवाह विच्छेद का भी अधिकार था, जिसको तलाक कहा जाता है। कुछ हिंदू जनजातियों में या फिर कुछ परिवारों में इस तरह की मान्यता भी देखने को मिलती है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जैसे ही महिलाओं के लड़कियों के जो पीरियड होते हैं वो शुरू होते हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि अगर किसी लड़की के पीरियड शुरू हो गए और वो उसके घर मायके में है, तो यहाँ पर से उसके माता पिता को पाप लगता है या फिर उनके ऊपर बोझ हो जाती है। इस तरह की कुछ बातें हैं। इसीलिए पीरियड्स शुरू होने से पहले या फिर पीरियड्स के दौर पर ही उसकी शादी करवा दी जाती है, उसे घर पर नहीं रखा जाता। तो ये जो समय रहता है वो 14-15 हम कह सकते हैं। तो उस दौर में ज़्यादातर जनजातियों में बच्चियों की शादी हमें देखने को मिल जाती है। आज भी कई जनजातियाँ इस हरकत से या फिर इस तरह की बातों को मानती है। मुसलमान में यदि कोई पिता अपनी बेटी का विवाह 15 वर्ष की आयु पर होने पर भी कर देता, तो बालिग होने पर उस विवाह को मानने या ना मानने का अधिकार लड़की का होता था। यानी कि पिता ने अगर 13 साल की उम्र में शादी कर दी और 2 साल बाद जब वो 15 साल की हुई, और अगर लड़की ये कहती है कि मुझे इस विवाह को नहीं मानना, तो वो नहीं मान्य होगा। हालांकि ये बातें सिर्फ कहने की है, क्योंकि समाज का ढांचा इतना खतरनाक था हर धर्म में कि महिलाएं खिलाफ नहीं जा सकती थी। यही कारण है कि आज भी बुर्का जैसी सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, मुस्लिम स्त्रियों की उपयुक्त स्थिति होने के बावजूद शिक्षा का अभाव है, और अत्यधिक पर्दा के कारण मुस्लिम स्त्रियां अपने अधिकारों को व्यावहारिक रूप में प्रयोग नहीं कर पाती हैं, और इस रूप में वे अनेक निर्योग्यताओं का शिकार बनी हुई हैं, और धार्मिक कुसंस्कारों के कारण उनकी समाज में स्थिति बहुत दयनीय है। दोस्तों, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो हिंदू रिलीजन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारी कुप्रथाओं के खिलाफ लोगों ने बहुत खुलकर आवाज़ उठाई, और समाज ने बहुत अच्छे तरीके से उनका सम्मान किया और उन प्रथाओं को हटा दिया। कहीं कहीं विरोध भी हुआ, और कहीं कहीं कुछ लोग विरोध करते हुए मारे भी गए। लेकिन हिंदू धर्म में सामाजिक कुप्रथाओं को नकारना और उन्हें हटाना ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं रही है, जबकि अन्य धर्मों में ये उनके सम्मान से जुड़ी बातें रही हैं, और इन्हें हटाना बहुत ही कठिन काम है। जैसे कि अगर कोई महिला बुर्का ना पहनना पाए, जैसे कि बुर्का क्यों पहना जाता था, अगर हम सिंपल से लॉजिक लगाएं तो इस्लाम की जो शुरुआत थी वो रेगिस्तानी क्षेत्रों से हुई। तो हो सकता है कि गर्मी से बचने के लिए, या फिर जो आक्रमणकारी आते थे वो महिलाओं को उठा लेते थे, तो उनसे चेहरा छिपाने के लिए इस तरह से, या फिर उनके धर्म में कुछ लिखा होगा इसलिए बुर्का पहनती हैं। लेकिन अगर कोई महिला ना पहनना चाहे तो
क्या उसे मतलब कि बख्शा जाएगा। तो इस तरह से समाज का ढांचा ऐसा बना दिया गया है कि हर महिला को पहनना, चाहे वो कहीं भी रहे। अगर कोई सेफ कंट्री में भी है तो भी उसे पहनना पड़ेगा। यही कारण है कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस जैसे देश बुर्का पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। भाई उसी तरह अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर भी एक समय पर जो पर्दा प्रथा थी, यानी कि पूरे आधे पूरा चेहरा पर्दे से ढक जाता था, और चलती कैसे थी ये मुझे समझ में नहीं आता। तो इस चीज़ का लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, पर्दा प्रथा का। तो ये आज भी राजस्थानी क्षेत्रों में या फिर गाँवों में देखने को तो मिल जाती है, लेकिन बड़े प्रभाव में ये देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को समाप्त किया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और हर धर्म में ऐसी लिबरलिटी, ऐसी उदारता होनी चाहिए कि अगर कोई आपकी गलतियों को बता रहा है तो आप शांत भाव से सुन सकें और उन्हें ठीक कर सकें। ये ना केवल धर्म पर बैठती है, ये बात मुझ पर और आप पर भी बैठती है। हिंदू और मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में तुलना हम देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ द स्टेटस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम कानून के अनुसार सामान्यतः स्त्रियों का विवाह 15 वर्ष की आयु के बाद ही होना चाहिए, अर्थात बाल विवाह स्वीकृति मुसलमानों में नहीं है। इसके विपरीत परंपरागत रूप से हिंदुओं में स्त्रियों के विवाह की कोई निम्नतम आयु नहीं है। ये चाहते तो ये तो पैदा हुई लड़की की भी शादी करवा सकते थे। धर्म सूत्रों में तो रजो दर्शन से पूर्व ही कन्या का विवाह कर देने का निर्देश है। रजो दर्शन वही पीरियड के समय आने से पहले ही लड़की का विवाह कर देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह यानी कि विवाह का समझौता तब तक पूरा नहीं समझा जाता जब तक लड़की अपनी स्वीकृति न दे दे, अर्थात विवाह के लिए लड़की की स्वीकृति आवश्यक है। परंतु हिंदू कन्याओं में विवाह के संबंध में इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि ये केवल लिखी हुई बात है, और कुछ स्तर पर कुछ परिवारों में ही यह मान्य है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि अगर पिता पहले से ही दबाव बना दे तो जो मौलवी होते हैं, जो शादी का काम करवाते हैं, तो उनके सामने तो लड़की हाँ ही कहेगी, लेकिन उसके पीछे जो पिता या फिर परिवार ने जो दबाव डाला है उसका क्या। लेकिन फिर वे लिखित तौर पर इनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो ये ऐसा यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद में देखिए, विवाह विच्छेद के संबंध में मुस्लिम स्त्रियों को कुछ अधिकार इस अर्थ में प्राप्त है कि खुला और मुबारत, ये दो विवाह विच्छेद ऐसे सामाजिक तरीके हैं जिनमें से प्रथम में पत्नी की इच्छा पर और द्वितीय में पति पत्नी को पारस्परिक सहमति से इनका डिवोर्स हो सकता है। इसके विपरीत परंपरागत रूप से हिंदू स्त्रियों को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। विवाह विच्छेद के बारे में तो सूचना भी हिंदू नारी के लिए पाप तुल्य समझा जाता है। मुसलमान लड़की का विवाह करते समय वर मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मेहर के रूप में पति पत्नी को कुछ धन देता है, और इसलिए मुस्लिम परिवारों में लड़कियां भार नहीं समझी जाती है। इसके विपरीत हिंदू परिवार में लड़कियों को बोझ माना जाता है, क्योंकि विवाह के समय माता पिता को लड़के वालों को ढेर सारा दहेज देना पड़ता है। यही कारण है कि कई परिवार बचपन में ही अपनी बच्चियों को मार दिया करते थे। जहाँ तक पर्दा प्रथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, नौकरी प्राप्त करने का, सामाजिक मेल मिलाप संबंधी अधिकारों का प्रश्न है, तो हिंदुओं और मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति प्रायः समान ही थी। तो यहाँ पर अगर आपने इनकी विशेषताएं, दोनों की विशेषताएं और इनकी कुप्रथाएं अलग अलग पढ़ी हुई है, तो इन दोनों को सिमिलर मिलाने में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए कि यहाँ पर समाज सुधारकों तथा धार्मिक नेताओं द्वारा महिला उद्धार के लिए क्या प्रयत्न किए गए। Efforts made by social reformers and religious leaders for women upliftment। तो यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में भी बोल लो ताकि बिल्डअप आए और आपको लगे कि पढ़ाने वाला कोई हल्का आदमी नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पर 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय से भारत में पुनर्जागरण से एक प्रकार से नव जागरण कह सकते हैं, सामाजिक सुधारों के लिए यहाँ होता है, और यहाँ पर समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं। कहीं शिक्षा का प्रयास होता है, कहीं सामाजिक सुधार, कहीं पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नर बलि, पशु बलि, इस तरह की बहुत सारी कुप्रथाओं पर जो भारतीय समाज के जो धार्मिक और सामाजिक लीडर्स है, रिफॉर्मर्स है, वो यहाँ पर
अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाकर अपने प्रयास करते हैं। तो राजा राम मोहन राय का योगदान। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री उद्धार के लिए आवाज़ उठाई। ये वही व्यक्ति थे कि जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कहते हैं कि जब इनके भाई की मृत्यु हुई थी तो इनकी जो भाभी थी वो सती हो गई थी और इससे इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और इन्होंने ये तय कर लिया था कि सती प्रथा को मैं बंद करवा दूंगा। तो सती प्रथा किस चिड़िया का नाम है ये भी समझ लीजिए। अगर आपका पति मर गया है, अब आपकी उम्र 8 हो या 28 हो या फिर 58 हो, आपको उसके साथ में मरना होगा, क्योंकि आपका पति परमेश्वर मर गया, आपके भगवान मर गए। अब दुनिया में जी के करोगे क्या, इसीलिए मरना आपको भी पड़ेगा। आप अगर इज्जत से मर जाओगे तो अच्छी बात है, वरना आपको भांग पिला के, आपको कुछ भी नशा करा के या फिर आपके हाथ पैर रस्सी से बांध के आपको जिंदा लिटा दिया जाएगा। अब सोचिए कितना बड़ा सुकून होगा, कितना अच्छा लगता होगा ना किसी औरत को कि आदमी तो मरा पड़ा है लेकिन यहाँ पर औरत जिंदा जल रही है। ये कितना खौफनाक होता है जब आप इसे देखते हैं कि एक जिंदा औरत को जलाया जा रहा है और लोग ओम शांति करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह शुद्ध जीवन व्यतीत करें, माता पिता भाई अपने पिता के साथ में रहकर विधवा लोग इस तरह से उन्होंने प्रयास किया था। इसके बाद में देखिए 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं तो राजा राम मोहन राय उन पर काफ़ी दबाव बनाते हैं और सती प्रथा को ख़त्म करवा देते हैं। तो इस डेट को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। यहाँ पर तीनों चीज़ लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सुझाव पर सती प्रथा को समाप्त किया। फिर राजा राममोहन राय ने बहुविवाह प्रथा का भी विरोध किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि शास्त्रकारों ने पुरुषों को एक स्त्री के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करने की अनुमति विशेष परिस्थितियों में ही दी है, तब जब उस स्त्री से कोई संतान न हो या फिर उसका दुष्चरित्र हो या फिर उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जहाँ पर उसका जिंदा रहना मुश्किल हो या फिर वो बहुत ज़्यादा अपव्ययी हो और अविश्वसनीय हो, तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन किंतु सामान्य तौर पर यह इन्होंने एक कल्चर सेटअप कर लिया था कि अगर आपके पास में पैसे हैं, आप थोड़े से रईस हैं, तो आपकी सिर्फ एक पत्नी कैसे हो सकती है, आपकी तो 4-5 पत्नी होनी चाहिए। यह वही लोग थे जो अपने आप को धर्मशास्त्रकार कहते थे और ये भगवान राम के गुण गाते थे, लेकिन ये नहीं समझ पाते थे कि श्री राम ने एक औरत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और माता सीता के अलावा उन्होंने किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। लेकिन ये लोग ऐसे थे कि ये अपनी पत्नी को छोड़कर हर किसी पर नज़र उठाते थे, बोलते थे अब तेरे को भी बनाऊं पत्नी, अब तुझे बनाऊं पत्नी। इस तरह से इनकी 4-5 पत्नियां तो हो ही जाती थी। अब देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्त्री उद्धार के प्रयत्न। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्त्री शिक्षा और स्त्री पुनर्विवाह के लिए जो विधवा विवाह हम देखते हैं उनके लिए जाने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री उद्धार के लिए बंगाल में जबरदस्त आंदोलन चलाया। उन्होंने हिंदू शास्त्र के आधार पर यह सिद्ध किया कि विधवा विवाह शास्त्रों के अनुकूल है, यानी शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर पति सटक गया है तो पत्नी वहीं अटकी नहीं रहेगी, बल्कि वो अपनी गाड़ी किसी और के साथ में चला सकती है। विधवा विवाह पर ईश्वर चंद्र ने पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक ने समाज में क्रांति पैदा कर दी। समाज का रूढ़िवादी वर्ग इस पुस्तक को पढ़कर स्तब्ध रह गया। उन्होंने इसका घोर विरोध किया। उसने भारतीय विधायिका में विधवा विवाह के संदर्भ में कानून बनाने के लिए प्रार्थना की। ईश्वर चंद्र ने और उनकी प्रार्थना पर 17 नवंबर 1855 को विधायिका ने के एक सदस्य जेपी ग्रांट ने एक विधेयक रखा। इस विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में असंख्य हस्ताक्षर युक्त याचिकाएं सभा के समक्ष भेजी गई, जिसमें अधिकांश पक्ष में न होकर विरोध में थी। देश में इतना विरोध होते हुए भी उस विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसको 26 जुलाई 1856 को गवर्नर जनरल ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और 21,000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर युक्त एक याचिका सरकार के पास भेजी गई। सरकार ने इस समस्या पर विचार के लिए एक समिति भी नियुक्त की। यह समिति ने यह तो स्वीकार किया कि बहुविवाह से समाज को हानि हो रही है और इससे विधवाओं की संख्या बढ़ रही है, किंतु इसके विरुद्ध कानून बनाने की सिफारिश इस समिति ने नहीं की।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब यह देखा कि सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बहुविवाह के विरुद्ध एक खुले धर्म युद्ध का सूत्रपात कर दिया। यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ये बात जान लीजिए कि इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये घर से निकलते थे तो अच्छे से कोट पैंट टाई और बहुत सारे कपड़े पहनकर निकलते थे, लेकिन जब ये लौटते थे तो इनके शरीर से आधे कपड़े गायब होते थे, क्योंकि ये इतने दयालु किस्म के व्यक्ति थे कि अगर रास्ते में कोई भिखारी नज़र आ जाए, कोई नंगा पुंगा आदमी नज़र आ जाए, तो ये अपने कपड़े उसे देकर खुद नंगे पुंगे आ जाते थे। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा दयालु और उदार व्यक्ति थे और बहुत अच्छे सामाजिक रिफॉर्मर हम इसे कह सकते हैं। और ये राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो स्तंभ रिफॉर्मर्स रहे हैं, इनकी वजह से हम समाज में आज बेहतर माहौल देख पा रहे हैं और इन्हीं के प्रयासों के कारण आगे पृष्ठभूमि बनी, जहाँ पर हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारी लीडर्स, जो कि साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, वे देखने को मिलते हैं। अगर इनके प्रयास ना हुए होते तो हम ये कह सकते हैं कि हमें आज़ादी लेने में बहुत समय लगता, और अगर हम आज़ादी ले भी लेते तो समाज आगे जाकर कहता कि ये आज़ादी तो ब्राह्मणों ने ली है, नहीं आज़ादी तो क्षत्रियों ने ली है, और वो सामाजिक व्यवस्था और कट्टरता में जकड़ जाती। प्रार्थना समाज द्वारा स्त्री उद्धार के कार्य। प्रार्थना समाज की दशा सुधारने की मांग इस आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानडे में। उन्होंने अंतर्जातीय अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने पंढरपुर में विधवा आश्रम की स्थापना की। इसके अतिरिक्त 1861 में विधवा संघ की भी स्थापना की। यानी कि जो प्रयास शुरू किए थे ईश्वर चंद्र ने, उसको आगे ही बढ़ाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती तथा आर्य समाज द्वारा स्त्री उद्धार के कार्य। स्वामी दयानंद सरस्वती तथा आर्य समाज ने स्त्री उद्धार के लिए अनेक प्रयत्न किए। आर्य समाज सिद्धांत रूप में स्त्री, पुरुष और समस्त मानव जाति की स्थापना विश्वास करता है। दयानंद जी ने स्त्रियों पर बाल विवाह, वृद्धा विवाह, अनमेल विवाह से होने वाली सामाजिक अत्याचारों को निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता दिलाने का प्रयत्न किया। दयानंद स्त्री शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा देने पर बल दिया। यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट में चीज़ों को नोट करनी है अपनी किसी किताब में, पन्ने में, और बस लिख कर आ जाना है। क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक जो है ना, भारत में स्त्रियों की स्थिति, ये सिर्फ कुछ फैक्ट को लेकर आपको लिखना है। बाकी यहाँ पर लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, आप खुद से भी बहुत अच्छा उत्तर यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने स्त्री पुरुष के विवाह की भी आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। उन्होंने लड़की की विवाह 16 साल और पुरुष की आयु 25 साल तय करने की बात कही। स्त्री को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करना चाहिए, और क्योंकि स्त्री पुरुष को सारी आयु साथ साथ व्यतीत करनी चाहिए। तो इस तरह से आप स्त्रियों की स्थिति लिख सकते हैं। और अगर केवल प्रश्न ये आए कि भारत में स्त्रियों की स्थिति, तो आप ये सब लिखकर वर्तमान समय में जो स्त्रियों की स्थिति है उस पर भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। और अंत में आप जो सरकार के प्रयास है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 18वीं या 19वीं शताब्दी की बात करें तो फिर आपको यही लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आधुनिक काल में भारत में स्त्रियों की स्थिति की समीक्षा कीजिए। इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो लास्ट में एक पैराग्राफ, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, उसमें बनाकर आपको वर्तमान में महिलाओं की स्थिति बतानी है, और कैसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, कैसे लाडली बहना योजनाएं चल रही है। तो इस तरह से आप सरकार के प्रयास और वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति बता सकते हैं कि आजकल महिलाओं का जो वर्क फोर्स है, महिलाओं की काम करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महिलाएं भी अब पुरुषों की तरह समाज का हिस्सा लेने लगी हैं। लास्ट में 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि भैया हाँ, थोड़ी सुधार की आज भी ज़रूरत है, लेकिन जो चल रहा है वो ठीक है और सुधार होगा आगे। इस तरह से आप चीज़ें लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव किस तरह से आ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति गिरी हुई थी,
ठीक है। हिंदू स्त्रियों की निम्न स्थिति का कारण कौन था? ब्राह्मण बात कन्यादान का आदर्श और स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता। सती प्रथा समाप्त करने के लिए इनमें से किसने प्रयत्न किया? तो राजा राममोहन राय ने। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके समय पर समाप्त हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय पर 1829 में। इसी तरह से जो विधवा पुनर्विवाह उस पर किसके प्रयास रहे? तो उनके रहे हैं किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने की, और पंढरपुर में उन्होंने एक बिरधा आश्रम की भी स्थापना की। तो इस तरह की जो पॉइंट्स है उन्हें आप प्लीज़ किसी पेज या किसी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो भैया यहाँ पर वीडियो होता है ख़त्म, और हमारी जो जानकारी थी वो थी यूनिफाइड इतिहास की। ये फाइनल ईयर की बुक थी जिसके राइटर थे सत्यनारायण रूपे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि अगर आप बीए के किसी भी ईयर में हैं, तीनों ईयर में से किसी भी ईयर में हैं, तो अगर आप 11th-12th की किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो यूनिफाइड इनकी पढ़ें या फिर एनसीईआरटी पढ़ें, तो आप तीनों ईयर का सिलेबस बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप एमए में हैं तो एमए के चारों सेमेस्टर आप बीए की किताबों से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, गांधी जी को देखते हुए वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं, प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं, कोई एक परम शक्ति मौजूद है जो कुल ब्रह्मांड पर शासन करती है। तुम भी इसी शक्ति का हिस्सा हो। देखो, अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप ये मानो कि दुनिया में सबसे ताकतवर ईश्वर है। हम सिर्फ एक प्यादे हैं या फिर हम भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। हमारे जैसे बहुत हैं। 800 करोड़ से ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन हो चुकी है, हम भी उन्हीं में से एक हैं। अगर आप ऐसा मानेंगे तो आप कभी भी अहंकारी नहीं होंगे। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो ये सोचिए, मैं 145 करोड़ वाले आबादी वाले देश का एक हिस्सा हूँ। मैं एशिया महाद्वीप के एक देश का हिस्सा हूँ। मैं पूरी दुनिया के एक महाद्वीप का हिस्सा हूँ, और मैं पूरी दुनिया या फिर पूरे यूनिवर्स और बहुत सारी यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स के एक पृथ्वी और उस एक ग्रह के एक महाद्वीप और उस एक महाद्वीप के एक देश के एक राज्य के एक ज़िले के एक क्षेत्र का निवासी हूँ। जब आप अपने आप को छोटा समझेंगे, छोटा समझने का ये मतलब नहीं है कि अपने आप को निम्न स्तर का समझना। छोटा समझने का ये मतलब है कि कभी भी ये ना मानना कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं। अगर आप ऐसा मानेंगे तो याद रखिएगा, आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अगर आप बोर हुए हों तो प्लीज़ सॉरी यार, लेकिन इस वीडियो को ऐसे ही बनाना बहुत ज़रूरी था। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। एमए से जुड़े और वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल में जाकर। नमस्कार, जय हिंद।